तो ये देखिए सीरिया की नौसेना के जो जहाज है उनको तबाह किया गया। अब जरा आपको दिखाते हैं कि सीरिया में एक साथ 3 देश कहां कहां पर हमला कर रहे हैं और सबके हित क्या हैं। सीरिया पर एक साथ 3 देशों का बड़ा हमला। अमेरिका की बात करें तो मध्य सीरिया में अटैक किया गया और आईसिस के ठिकानों पर हमला किया गया है। अब हमला क्यों किया गया ये आप जाने। दरअसल बशर अल असद के जाने के बाद आईसिस से बड़ा खतरा इस वक्त सता रहा था और इसी के बाद इस हमले को अंजाम दिया गया। अब इजराइल की बात करें तो दक्षिणी सीरिया में अटैक किया गया और एक वहां पर बफर जोन बनाया जा रहा है, कब्जा किया गया। हमला क्यों किया गया? विद्रोही गुटों के इजराइल में घुसने का डर था और यही वजह है कि इजराइल वहां पर एक बड़ा बफर जोन बनाकर खुद को सुरक्षित करना चाहता है। तुर्की की बात करें तो उत्तरी सीरिया पर हमला किया गया है, कुर्द लड़ाकों पर हमला किया गया, कई इलाकों पर कब्जा किया गया है। हमला क्यों किया गया ये भी आप जानिए। कुर्द लड़ाकों से एक बहुत बड़ा खतरा तुर्की को है, यही वजह है कि खात्मा करना चाहता है। ओपी तिवारी सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जब बशर अल असद वहां से भाग गए थे, तख्ता पलट हुआ था और इसके बाद एक बड़ा सवाल यह था कि भाई यहां पर अगली जो सत्ता है वो किसको मिलती है, कौन वहां पर काबिज होगा। लेकिन अब तो उससे बड़ा सवाल यह है कि आखिर किसका वर्चस्व स्थापित होगा वहां पर? अमेरिका होगा, इजराइल होगा या फिर तुर्की वहां पर होगा? किसका वर्चस्व होगा ऐसा लग रहा है? करुणा, वर्चस्व किसका होगा ये तो समय के साथ आएगा, लेकिन मैं पहले कुछ कहना चाहूँगा कि इस तुर्की सीरिया में किसका कितना इंटरेस्ट है। अमेरिका का इंटरेस्ट था, रूस निकल गया, ईरान वहाँ से हट गया, हार गया। अभी अमेरिका का इंटरेस्ट है कि उसके जो भी 900 या जो भी बेसेज है वो सुरक्षित रहे। दूसरा इजराइल का क्या इंटरेस्ट है? इजराइल का इंटरेस्ट है कि हिजबुल्लाह इतना कमज़ोर हो जाए, ख़त्म हो जाए, ताकि नॉर्थ से लेबनान में जो मजबूत है आते थे वो ख़त्म हो जाए। तुर्की का इंटरेस्ट क्या है? तुर्की का मेन प्रॉब्लम जो यहाँ पर है कि इनकी जो तुर्की के अंदर जो अशांति पैदा करती है, कुर्द की ऑर्गेनाइजेशन जो 10% तुर्की में है वो यहाँ पर मजबूत होते हैं, वो सपोर्ट करते हैं। तुर्की का डर है। तुर्की पिछले 15 साल से इतने रिफ्यूजियों को शेल्टर करके रखा हुआ है ताकि वो उनके लिए एक परेशानी बनी हुई है। तो तुर्की भी चाहता है कि यहाँ पर सत्ता तो परिवर्तित हो गई, यहाँ पर उसका वर्चस्व है कि ताकि उनके अपने रिफ्यूजियों को वापस भेज सके। और प्लस वो विद्रोही है कुर्द वाले, कुर्दिस्तान के जो विद्रोही हैं जो तुर्की में कन्फ्यूजन पैदा करना चाह सकते हैं, उनको दबाया जा सके। ये पहली बात हुआ है कि 2 नाटो देश का कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। ये तुर्की और यूएस का कॉन्फ्लिक्ट है। यूएस से एसडीएफ का सपोर्ट कर रहा है। एसडीएफ जो कुर्दिस्तान के डोमिनेटेड है और सीरियन आर्मी, नेशनल आर्मी है, इसको तुर्की सपोर्ट कर रहा है ना। इतने गुट है यहाँ पर, कौन किसका सपोर्ट कर रहा है इसका कहना बहुत ही मुश्किल है और किसका सपोर्ट करेगा। ये एसटीएस को हेल्प करके तुर्की एसएनए ने हेल्प करके आगे बढ़ रहे हैं। एट द सेम टाइम एसडीएफ भी कुछ उनसे लड़ाई करने की कोशिश कर रहा था। अब एसडीएफ को सपोर्ट यूएसए से मिलता है, एसडीएफ पर कितना कंट्रोल अमेरिका का है एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और ये आने वाले वक्त के लिए भी सवाल उठाता है कि अब होने क्या जा रहा है। सीरिया के अंदर हालात तो बहुत खराब होते नजर आ रहे हैं। मोहम्मद अल बशीर बने सीरिया के केयरटेकर प्रधानमंत्री। देखिए एक और अहम खबर है, नई सरकार बनने तक केयरटेकर प्रधानमंत्री बनाया गया है इन्हें। 1 मार्च 2025 तक ये केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर रहेंगे सीरिया के। मोहम्मद अल बशीर को ये जिम्मेदारी फिलहाल सौंपी गई है 1 मार्च 2025 तक। तो अब देखिए एक और बड़ी खबर क्या आ रही है कि सीरिया में नई सरकार के गठन में भी जो हयात गुट है एचटीएस वो जुटा हुआ है। एचटीएस प्रमुख गोलानी ने कई देशों के राजदूतों के साथ बैठक भी की है। दमिश्क में कुछ दिनों में अपना दूतावास भी खोलेगा कतर। ये खबर सामने आ रही है। तो एक तरफ आप देखिए जो सीरिया है वो किस तरह से युद्ध के हालात में लगातार बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा। दूसरी तरफ एचटीएस से जो वहां पर प्रमुख विद्रोही गुट है वो सरकार गठन की कोशिशों में जुटा हुआ है और उसकी जो प्रमुख गोलानी है उन्होंने कई देशों के जो राजदूत हैं उनसे बात भी की है। तो देखिए सीरिया में एक तरफ मैदाने जंग नजर आ रहा है, जंग छिड़ी हुई नजर आ रही है, वॉर फ्रंट खुला नजर आ रहा है और दूसरी तरफ सीरिया में नई सरकार को लेकर भी हलचल है। एचटीएस ने कई देशों के राजदूतों के साथ बैठक की है। इराक, बहरीन, ओमान के राजदूतों के साथ यह बैठक हुई है। यूएई, जॉर्डन, सऊदी अरब और इटली के राजदूत भी इस मीटिंग का हिस्सा रहे। सभी देशों ने नई सरकार के साथ समन्वय का वादा किया है, कोऑर्डिनेशन का वादा किया है। बिल्कुल, कतर कुछ ही दिनों में दमिश्क में यानी कि सीरिया की राजधानी में अपना दूतावास खोलेगा, यह खबर भी सामने आ रही है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगा, यह भी कहा जा रहा है दमिश्क का। इसके अलावा सीरिया में फ्री बाजार मॉडल अपनाने पर भी काम शुरू किया जा रहा है।
जी हाँ, तो ये स्थितियां इस वक्त सीरिया में हैं। एक तरफ सरकार बनाने की कवायद और दूसरी तरफ सीरिया के अलग अलग हिस्सों को लेकर बंदर बाट। इसे घोष साहब, आप कैसे एनालाइज करेंगे इस वक्त, क्या हालात आपको सीरिया के नजर आ रहे हैं? और मुझे लगता है बात तो अमेरिका की भी होनी चाहिए, जिसका आतंकवाद को लेकर दो मुहा चेहरा भी नजर आता है। इसी सीरिया के अंदर आईसिस के ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। आईसिस जिसे बर्बर आतंकी संगठन मानता है अमेरिका, दूसरा बर्बर आतंकी संगठन एचटीएस अमेरिका ने ही घोषित किया हुआ है। और आज एचटीएस के चीफ गोलानी पर सबसे ज्यादा भरोसा भी वही अमेरिका कर रहा है। इसका अंजाम क्या हो सकता है? ये आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दे पर दो मुहा चेहरा अमेरिका का। जी हाँ, ये देखिए, मुझे लगता है ये एक स्ट्रेटेजिक खिचड़ी जिसे कहते हैं बन रहा है। सबसे पहले तो मैं एचटीएस के बारे में थोड़ा बता दूं। जी, जोलानी, उनका सही नाम जोलानी नहीं है, एक्चुअली लोग नहीं जानते। उनका नाम मोहम्मद हुसैन अल शरब था, जिसे लोगों ने उसे जोलानी कहकर बुलाया, तो उनका भी नाम जोलानी हो गया है। वो पहले तो आपको पता है बगदादी के साथ थे, फिर जब बगदादी के साथ नहीं बना, फिर वो चले गए अपने हिजबुल्लाह के साथ, फिर वो उन्होंने अपना ही अल नुसरा बनाया, फिर अभी एचटीएस बनाकर वो एक मॉडरेट फेस का वो कर रहे हैं। जहाँ तक दूसरे देश हैं, सबसे पहले यह है कि उनको टेररिस्ट घोषित किया, क्योंकि वो अल-कायदा के साथ थे। यूके, यूएसए और देशों ने उसको घोषित किया। अभी उनके साथ कैसे मिल जाएं वो? तो अभी यूके बाउंटी भी घोषित है उनके ऊपर, जोलानी के ऊपर ही। जी हाँ, तो अभी वो कोशिश है कि बैक चैनल से बातें हो रही हैं और यूके सोच रहा है कि उसे नॉन टेररिस्ट का दर्जा दिया जाए, क्योंकि आप एक टेररिस्ट गवर्नमेंट के साथ बात नहीं कर सकते। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो खिचड़ी में और ये प्रॉब्लम ये है कि अभी एचटीएस, अभी सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि इजराइल जो था सबसे पहले बहुत खुश था, क्योंकि ईरान हार गया। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि इधर से ईरान जो शिया है वो एचटीएस के साथ भी बैक चैनल से समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए इजराइल ने उनके नेवी पर और एयरफोर्स पर हमला करके जो बफर जोन था वो ऑक्यूपाई कर दिया है, ताकि आगे ऐसा न हो कि ईरान एक बड़ा एक इन्फ्लुएंशियल जिसे कहते हैं पावर प्लेयर हो जाए। दूसरी ओर इधर दूसरे जो देश है, आपने देखा कि जो जिनके एम्बेसडर आए हैं एचटीएस से बात करने, ये सब एचटीएस से बात कर रहे हैं, ताकि ये जो एचटीएस है, अभी एचटीएस को भी नहीं मालूम वो क्या करे। इधर तुर्की है जिन्होंने अटैक किया है, इधर इजराइल है जिन्होंने अटैक किया है, और वहां पर यूएस का भी एक टुकड़ा है। कई लोग नहीं जानते कि वहां पर एक यूएस का टुकड़ा है जो आईसिस को न्यूट्रलाइज करने के लगे हुए हैं, तो वो भी वहां पर अटैक कर रहे हैं। और जैसे पहले कहा गया था, ऐसे पहली बार हुआ है कि तुर्की, नाटो और यूएस के जो इंटरेस्ट हैं वो क्लैश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अभी समय और ये हम सर देख भी पा रहे हैं कि कैसे तुर्की और जो अमेरिका है वही, क्योंकि अलग अलग गुटों को सपोर्ट कर रहे हैं और आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं दो नाटो कंट्रीज।